बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज है अगस्त 18 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में वो सब हम लोग कवर अप करेंगे और अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड होगा वो सारा हम लोग निकाल करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल फ्रंट पेज में ही आया हुआ था वो ये था कि MHA ओवर रूल्स मिनिस्टर्स ट्वीट ऑन प्रोवाइडिंग फ्लैट्स टू रोहिंग्या। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो रोहिंग्या के बारे में ही दिया हुआ है। ये GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखे थे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रोहिंग्या जो है वो एक रिफ्यूजी है, मुस्लिम कम्युनिटी कह सकते हैं हम लोग। क्या हुआ था कि 2017 में म्यांमार से ये सब जो रिफ्यूजी हैं रोहिंग्या उनको मार करके भगा दिया गया था और कुछ जो रिफ्यूजी थे वो इंडिया चले आए थे और कुछ रिफ्यूजी जो थे वो बांग्लादेश चले गए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हरदीप पुरी जी जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है। हरदीप पुरी जी जो है वो अर्बन डेवलपमेंट ये जो है मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट है। तो इन्होंने जो है वो कल ट्वीट क्या किया, तो ट्वीट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉर्निंग में उन्होंने ट्वीट ये किया कि इंडिया जो है वो वेलकम करता है जितने भी रिफ्यूजी आते हैं दूसरे जगह से उनको वेलकम करता है। ठीक है, जो भी रोहिंग्या जो आए हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा EWS फ्लैट में, जो कि बाकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली में है। तो दिल्ली के बाकरवाला एरिया में जो फ्लैट है EWS के लिए जो फ्लैट बनाया गया उसमें रोहिंग्या जो आए हैं रिफ्यूजी उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन जो है होम मिनिस्टर जो है उन्होंने ट्वीट किया। तो होम मिनिस्टर जी ने ट्वीट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट जो है इस चीज़ को मना कर दिया कि ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो लोग EWS फ्लैट जो है रोहिंग्या को जो है वो दिया जाएगा। तो इन्होंने डायरेक्टली जो है वो मना कर दिया। तो एक तरह का जो है ये दोनों के बीच में हम लोगों ने कल जो है वो देखने को मिला कि ये दोनों के बीच में जो है एक तरह का टेंशन चल रहा था कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इन्होंने कुछ ट्वीट किया और होम मिनिस्टर ने कुछ ट्वीट किया। तो ये जो था वो चल रहा था, ये इशू जो है वो कल देखने को मिला रोहिंग्या के बारे में। क्या हुआ कि जो ये है रोहिंग्या जो है वो म्यांमार में रहता था। ठीक है, तो वहाँ जो है वो बुद्धिज्म मेनली ज़्यादा रहते हैं और वो लोग जो है वो मुस्लिम को पसंद नहीं करते। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ से उन लोगों को म्यांमार से लोगों को निकाल दिया गया और ये जो है इनको निकाल दिया गया म्यांमार से। तो कुछ लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ आ गए, कुछ लोग जो है वो बांग्लादेश की तरफ आ गए। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में भी एक न्यूज़ था। क्या था बांग्लादेश में न्यूज़ कि उन लोगों ने बोला कि ये लोग जो भी लोग आए हैं रिफ्यूजी जो आए हैं उनके देश में वो लोगों को भाषण 4 पे भेज दिया जाएगा। तो भाषण 4 पे भेज दिया जाएगा, तो ये एक न्यूज़ था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया में आ गए। तो यहाँ पर जो है अभी इस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म चल रहा है, क्योंकि कुछ जो मतलब कि जैसे एक मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी वो कुछ बोल रहे हैं और जो होम मिनिस्टर हैं वो कुछ बोल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक प्रॉब्लम मतलब कि एक क्या कहते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है ये दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये जो था वो पूरी तरह मतलब ये न्यूज़ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है और इस वाले जगह पे, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है और एक सेकेंड इस वाले जगह पे जो है म्यांमार वाले जगह पे यहीं पे जो है रोहिंग्या लोग रहते हैं। रोहिंग्या जो है वो यहाँ से जब भगा दिया गया तो वो कहाँ चले गए, यहाँ से भगाने के बाद जो है वो बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में यहाँ पे भाषण 4 जो है यहाँ पे भेजने की बात हो रही थी और तो ये बांग्लादेश ने किया था कि ये लोगों को भाषण 4 पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो पूरा हमारा आज का न्यूज़ था इस चीज़ के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहिंग्या जो है रिफ्यूजी वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो एक तरह के मुस्लिम होते हैं, उन्हीं को लेकर के जो है ये बातें हो रही हैं। ये जो है कल ट्वीट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था, इसलिए ये न्यूज़ में अभी आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट जो है एक डेटा प्रोवाइड किया गया है हाउस होल्ड से रिलेटेड। ठीक है, हाउस होल्ड से रिलेटेड जो है एक डेटा प्रोवाइड किया गया है
जो कि बता रहा है कि क्या क्या जो इसेंशियल फैसिलिटीज़ है 1992 से लेकर के 2019-21 तक के बीच का डिफरेंसेस बता रहा है स्टेट्स के अमंग, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ईस्टर्न स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू जो है वो पीछे है इस चीज़ में। कोई भी फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है हाउस होल्ड के लिए वो सब के रिगार्डिंग जो है अभी भी पीछे है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब जो है वो पीछे है इस टर्म में। फिर टॉयलेट फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो उसमें भी पीछे है। यूज करने में क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज करने में भी झारखंड, उड़ीसा और बिहार जो है अभी पीछे है। फिर नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट का अगर हम लोग बात करें तो वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, बहुत सालों से वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। साउदर्न स्टेट का बात करें तो वो जो है 1990s में बहुत लैग कर रहे थे, बट अभी थोड़ा उनमें सुधार देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है, इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर का पहला डेटा प्रोवाइड किया गया, कंपैरिजन किया गया 1992 से लेकर के 1992-93 से लेकर के 2019-21 तक का इसमें जो है कंपैरिजन किया गया। ये जो ग्राफ है परसेंटेज शो कर रहा हाउस होल्ड का, कितना जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लोग के पास इम्प्रूव हुआ है पाइप से, वाटर पंप से और प्रोटेक्टेड वेल से। तो विथ जस्ट 21% ऑफ हाउस होल्ड हैविंग सच फैसिलिटीज़, 21% ऐसा हाउस होल्ड है जिसके पास ये फैसिलिटी है। केरला जो है वो रैंक करता है इसमें लास्ट। 1992 का बात करें तो केरला जो है वो सबसे लास्ट रैंक किया है, लेकिन 2019-21 का बात करें तो केरला जो है वो 94.5% आगे हो गया पहले से, और मणिपुर जो है सेकंड आगे हुआ है 77% से। तो ये जो है चेंजेस देखने को मिला कि केरला जो पहले सबसे लास्ट रैंक करता था, अब 2019-21 का बात करें तो केरला जो है 94.5% से आगे हो गया है। यहाँ पे हम लोग डेटा भी देख सकते हैं कि केरला जो है वो आगे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉयलेट फैसिलिटीज़ के बारे में कंपैरिजन किया जाए 1992-93 से लेकर के 2019-21 तक का। तो ग्राफ शो करता है इसमें कि टॉयलेट फैसिलिटी जो है वो जो है उसमें मिजोरम जो है वो टॉप रही है तब से लेकर के अभी तक, दोनों पीरियड का अगर हम लोग मिला करके देखें तो मिजोरम जो है वो टॉप रही है टॉयलेट फैसिलिटीज़ में। नॉर्थ इंडियन स्टेट का अगर हम लोग बात कर ले तो केरला जो है उसमें भी 70% हाउस होल्ड जो है उसमें ये एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। 2019-21 का बात करें तो झारखंड, उड़ीसा और बिहार ही ऐसा जो है स्टेट है जो 70% जो है अभी तक क्रॉस नहीं किया। यहाँ टॉयलेट का जो फैसिलिटी का दिक्कत है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। थर्ड जो है वो अनक्लीन फ्यूल के बारे में डिस्कशन किया गया है, कंपैरिजन किया गया है 1992-93 से लेकर के 2019-21 तक। ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कुकिंग होता है बहुत सारे स्टेट्स में फ्यूल का यूज करके, सॉलिड फ्यूल का यूज करके, तो जिसके कारण पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो साउदर्न स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। 1992-93 का अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। उसके बाद इसमें जो है ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सेंट्रल स्टेट का बात करें तो मोर देन 40% हाउस होल्ड जो है वो स्टिल सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए अभी भी जो है वो सॉलिड फ्यूल का यूज किया जा रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल स्टेट्स हो गया। 40% से मतलब कि ज़्यादा ही यूज किया जा रहा है, तो जिसके कारण जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पक्का हाउस के बारे में बात करें, पक्का मकान जो होता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये ग्राफ पूरा जो है उसके बारे में डिटेल्स दे रहा है, कंपैरिजन कर रहा है 1992-93 से लेकर के 2019-21 तक का। तो बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो पुअर स्टेट है, ठीक है। तो उस समय भी पक्का हाउसेस जो है वो देखने को मिला है दोनों पीरियड में। 1992-93 में मोर देन 50 हाउसेस जो था दिल्ली, गोवा, पंजाब का, वो उसके पास पक्का हाउसेस था। 2019-21 में मोस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और सेंट्रल स्टेट है वो सबको 50% जो है वो पक्का हाउसेस हो गया है। तो ये जो है हम लोगों को ये डेटा जो है वो देखने को मिला है, जो कि हम लोग अपने जब भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके राइटिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डेटा है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, इंडियाज ऑयल डिमांड टू राइज 7.73% इन 2022।
तो यहाँ पे जो है वो ऑयल के बारे में बात हो रहा है। तो इंडिया का जो डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के, जैसे पेट्रोल और डीजल को लेकर के, वो ग्रो हुआ है 2020 में 7.73% से। ये जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो हुआ है पूरे दुनिया भर का अगर हम लोग देखें तो। ये एक रिपोर्ट के तहत हमें पता चला है। कौन सा रिपोर्ट है? तो ओपेक रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक रिपोर्ट लाया है। उसके तहत हम लोगों को ये पता चला डिमांड फॉर ऑयल प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4.77 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2021 टू 5.14 मिलियन BPD इन 2022 ओपेक सेट। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। 4.77 मिलियन बैरल पर डे से 5.14 मिलियन BPD जो है, मतलब बैरल पर डे जो है वो इंक्रीज हुआ है 2022 में। अगर कंपैरिजन करें 2021 से लेकर के 2022 तक, तो इतना जो है वो इंक्रीज हुआ है। द ग्रोथ इन डिमांड इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड अहेड ऑफ 1.23% ऑफ चाइना, 3.39% ऑफ US, 4.62 ऑफ द यूरोप। तो जो ग्रोथ है डिमांड का, मतलब ये जो डिमांड हो रहा है ऑयल को लेकर के, वो बहुत जगह पे है, जैसे कि चाइना हो गया, US हो गया, यूरोप हो गया। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑयल को अपने देश में मंगवाने वाला कंट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट में इंडिया आ जाता है। और कंजप्शन जो है हमारा नेशन बहुत ज़्यादा करता है। US और चाइना जो है वो भी कंजप्शन करता है। फर्स्ट पे US हो गया, सेकंड पे चाइना हो गया, थर्ड पे हमारा इंडिया आ गया इंपोर्ट के मामले में। दिस डिमांड इज सपोर्टेड बाय हेल्दी economic growth of 7.1%, continuing reopening of the economy amid easing COVID restrictions and easing of a trade retained। ये सब जो है वो दिया हुआ है कि कोविड के कारण थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला था, बट वापस से जो है वो इंक्रीज देखने को मिल गया। तो ये जो है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो गया कि इसमें ऑयल का जो डिमांड इंडिया का है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं इस डेटा को कि 7.73% जो है वो डिमांड जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंडिया के द्वारा बढ़ा है, और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है कि इसका जो PM 2.5 लेवल है वो एकदम वर्स्ट है पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो। ग्लोबल एनालिसिस हुआ है एयर क्वालिटी का, जिसमें कि इंडियन का सिटी जो है उसके बारे में रिकॉर्डिंग पता चला है कि कितना जो है वो एमिशन में ये आता है। तो सारे अगर स्टेट्स का मिला कर के देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो हमारा दिल्ली का है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो एक रिपोर्ट आया है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन द सिटी, रिलीज किया गया है US बेस्ट हेल्थ इफेक्ट के द्वारा, जो कि वेडनेसडे को रिलीज हुआ है, जिसके द्वारा बताया गया है कि पोल्यूशन एंड द ग्लोबल हेल्थ जो है इफेक्ट हो रहा है मोर देन 7,000 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। 7,000 सिटीज़ जो है उससे ज़्यादा सिटी जो है इस पोल्यूशन के कारण अफेक्टेड हो रहे हैं, हेल्थ पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। फोकसिंग ऑन 2 ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पॉपुलेशन, अब जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल 2 पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। पहला जो है एक फाइन पार्टिकल मैटर होता है PM 2.5 एंड दूसरा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। ये रिपोर्ट जो है वो डेटा यूज कर रही है 2010 से लेकर के 2019 का, और फाउंड की है ग्लोबल पैटर्न जो है वो फॉर्म की है 2010 से लेकर के 2019 तक का, कि क्या की है दो ऐसा जिसके कारण जो है पोल्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है। तो उसके कारण जो है वो ये देखिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाईएस्ट सिटीज़ जो है लोकेटेड है उनमें ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिला, जैसे कि दिल्ली हो गया, उसके बाद कोलकाता हो गया। तो दिल्ली जो है वो फर्स्ट रैंक किया है इसमें इंडिया में अगर देखें तो, और सेकंड जो है वो कोलकाता रैंक किया है। ये जो है टॉप लिस्ट किया है 10 मोस्ट पॉपुलेंट सिटीज़ में व्हेन PM 2.5 लेवल्स वेयर कंपेयर, ठीक है। तो विथ दिल्ली एंड कोलकाता रिपोर्टिंग, दिल्ली एंड कोलकाता जो है उसको रिपोर्ट किया गया कि बहुत पॉल्यूशन जो है यहाँ पे होता है। बस ये हम लोग को जानना था। द हिंदू में इसको पब्लिश किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि PM 2.5 जो है वो क्या है। PM 2.5 जो है वो ज़रूरी है जानना हमें कि PM एमिशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन का हेयर जितना मतलब कि पतला होता है, जितना उसका डायमीटर होता है, उससे भी छोटा जो है PM 2.5 होता है, ठीक है। और PM 10 भी एक होता है। तो अगर ये ब्लू कलर का हम लोग बात करें,
तो ये जो ब्लू कलर हम लोग देख रहे हैं गोल किया हुआ है, ये है PM10, ठीक है। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है PM 2.5 से, और इसके अंदर जो रेड कलर का डॉट दिया हुआ है वो है PM 2.5। तो उतना छोटा ये जो है पार्टिकल होता है, जो कि क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। किस चीज़ के लिए? हमारे हेल्थ के लिए। क्या होगा कि अगर हम लोग जाएंगे बाहर और थोड़ा सा भी सांस लेंगे तो ये छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो हमारे अंदर घुस जाएगा, और जब ये हमारे अंदर घुसेगा तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हमें सांस लेने में, और बहुत सारे और भी जो है बीमारी का ये कारण बन सकता है। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, और हमें इसका नॉलेज भी रखना चाहिए कि ये जो दिल्ली है यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ कोलकाता भी जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। तो ये जो है रिपोर्ट लाया गया है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है सेंट्रल प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो सेंटर जो है वो बता रही है प्रोडक्शन ऑफ राइस के बारे में। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज़ किए हैं वेडनेसडे को द 4th एडवांस एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने वेडनेसडे को रिलीज़ किया है 4th एडवांस एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप 21-22 का। तो मिनिस्ट्री कहती है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो है कंट्री में वो एस्टिमेट किया गया है 315.72 मिलियन टोन्स, विच इज़ हायर बाय 4.98 मिलियन टोन्स देन 2020-21। तो कंपेयर किया गया है 2020-21 से लेकर के 2021-22 के बीच में, और जो है इसमें जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है कितना, 4.98 मिलियन का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज सेट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 21-22 इज द हायर बाय 25 मिलियन टोन्स देन द प्रीवियस 5 ईयर। 5 ईयर पहले का भी अगर हम लोग को देखें 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक, तो 25 मिलियन टोन्स तक का जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड ऑफ राइस, मेज, ग्राम, पल्सेस एंड शुगर। तो शुगर वगैरह जो भी है, राइस हो गया, मेज हो गया, ग्राम हो गया, ये सब का एस्टिमेशन किया गया, और इसमें जो है हायर ये देखने को मिला है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने ये बोला कि द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सो मेनी क्रॉप्स इज रिजल्ट ऑफ द फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज। तो मतलब उनका ये कहना है कि ये सब जो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड आया है जिसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये एक रिजल्ट है फार्मर फ्रेंडली जो भी पॉलिसी लाया गया है सेंटर के द्वारा, और फार्मर्स का जो भी हार्डवर्क है उसका जो है ये परिणाम है, ये जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है प्रोडक्शंस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे while the estimation of food grains production is 315.72 million tons, the production of rice is expected 130.29 million tons। तो राइस का अगर हम लोग देखें ग्रेन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, तो उसमें 315.72 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, और राइस का अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो 130.29 मिलियन टन जो है वो राइस ही है उसमें। तो राइस का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेंटर के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड आया है उसके तहत तक हम लोग बात करें। वीट का अगर हम लोग देखें तो 106.84 मिलियन टन जो है वो वीट का हुआ है। फिर कोर्स का बात करें हम लोग तो 50.90 मिलियन हुआ है। टोटल प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो टोटल प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट किया गया है 130.29 मिलियन टोन्स, हायर बाय 13.85 मिलियन टोन्स। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो राइस का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिसका कि हम लोग के जो यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उसका सारा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो पॉलिसी लाया गया है उसके कारण जो है ये बेनिफिट हुआ है, और फार्मर्स का जो हार्डवर्क है उसके कारण जो है इसमें वृद्धि देखने को मिला है। अब हम लोग राइस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो राइस एक स्टेपल फूड है हमारे इंडिया के जितने भी पॉपुलेशंस हैं उनके लिए। एक खारिफ क्रॉप है जिसको हायर टेम्परेचर चाहिए होता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और हायर ह्यूमिडिटी चाहिए होता है विद द एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो साल में कम से कम जो है रेनफॉल इसको 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए होता है। एरिया ऑफ लेस रेनफॉल जो होता है, इसका ग्रोथ जो होता है इरिगेशन के हेल्प से होता है। जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता वहाँ इरिगेशन के हेल्प का ले करके इसको ग्रो किया जाता है। साउदर्न स्टेट और वेस्ट बंगाल का अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट कंडीशन अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप ऑफ राइस इन द एग्रीकल्चर ईयर। तो जो क्लाइमेट कंडीशन है साउदर्न स्टेट और वेस्टर्न बंगाल का, वहाँ जो
वेस्ट बंगाल का, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से जो कल्टीवेशन है वो 2 से 3 क्रॉप जो है राइस का वो कल्टीवेट किया जाता है। इन वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स, ठीक है। राइस का जो है वो 3 क्रॉप वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है, जिसका नाम है आनुस, अमन एंड बोरो। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज अंडर द राइस कल्टिवेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है वो राइस को कल्टिवेट किया जाता है। 1/4 जो है वो एरिया अगर हम लोग देखें टोटल क्रॉप्ड एरिया में तो वो राइस ही है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया। हाई यील्डिंग स्टेट्स कौन सा है, तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो क्या है, पहला है एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट। सेकेंड है एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जॉवर इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड। थर्ड है एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। फोर्थ है एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन इज स्टीडली डिक्रीज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। तो एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1/4 जो है वो कल्टीवेशन जो है वो राइस का ही होता है। और थर्ड जो है वो कॉटन कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा होता है शुगर केन से। तो हम लोग न्यूज़ में रिसेंटली पढ़ते आ रहे हैं कि शुगर केन जो है उसका कल्टीवेशन जो है वो लो होते आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि शुगर केन का जो है वो इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो अब शुगर केन से ज़्यादा जो है वो कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है इंडिया में, ये जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज काउजिंग आर्कटिक वार्मिंग। आर्कटिक वार्मिंग जो है वो क्या कॉज, मतलब कि ये क्या है, आर्कटिक वार्मिंग के बारे में ही पूरे पेज जो है वो इसको कवर कर दिया है आर्कटिक वार्मिंग को। तो ये जो है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कटिक वार्मिंग है क्या। तो आर्कटिक वाला जो रीजन है अर्थ के ऊपर वाला रीजन, ठीक है। अर्थ जो है हमारा गोल होता है, अर्थ जो है वो हमारा गोल होता है। इसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक और नीचे वाला रीजन जो है उसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण जो है इस चीज़ में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो यही जो है इसके कारण जो है वो आर्कटिक वार्मिंग हो रहा है। इसके बारे में ऐसे ही नहीं बोला गया है, प्रॉपर डिटेल स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसके हिसाब से बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आर्कटिक वाले रीजन में। आर्कटिक वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होता है क्योंकि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट को भी नुकसान ह्यूमन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंक्रीज हो जाता है। जिसका एविडेंस हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आर्कटिक वार्मिंग हो गया, आर्कटिक वाले रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब क्या हो रहा है कि हवा गर्म होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है। जैसे कि नॉर्थ हम लोग देखें तो आर्कटिक हो गया, साउथ हम लोग देखें तो अंटार्कटिक हो गया, तो मेन इम्पैक्ट जो है उसी पे पड़ता है। ये फिनोमिना जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग एम्प्लीफिकेशंस बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, पोलर एम्प्लीफिकेशंस जो है हम लोग इस फिनोमिना को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको आर्कटिक वाले एरिया में हो रहा है तो उसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस कहेंगे और अगर अंटार्कटिक वाले एरिया में हो रहा है तो उसको अंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशंस कहेंगे। ये जो है इसका मेन कॉज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। लॉन्ग टर्म हीटिंग अगर अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है तो जिसके कारण जो है ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो हीट रेट भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। जब हीट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, आइस जो भी होता है, जो भी जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है उसमें क्या होता है कि आइस जो वो मेल्ट होने लगता है और धीरे धीरे जो है वो आइस ख़त्म होने लगता है और समुद्र जो है वो पूरा बनने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू इसके इंक्रीज के कारण क्या होता है कि रेडिएशन जो भी मतलब कि
रेडिएशन जो भी सूर्य का किरण जो भी आ रहा है वो पूरा ऑब्जर्व होने लगता है, उसके कारण जो है वो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही है ग्लोबल वार्मिंग। और वही ग्लोबल वार्मिंग से आइस जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है। स्टडी से ये सब पता चला है कि आइस का जो मेल्टिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पहले के टाइम से, बहुत ज़्यादा नंबर्स, मतलब कि पहले जो था वो थोड़ा सा कम था, बट अब जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस चीज़ में। अब स्टडीज़ क्या बोलती है, तो स्टडीज़ बोलती है कि जो है हवा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा मेंशन किया हुआ है कि हवा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हवा का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर है, नॉर्थ और साउथ पोल पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके कारण जो है वो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोग देखें कि आइस जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आइस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, आइस जब पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो जितना भी ग्रीन लैंड है, जो आइस से बना हुआ लैंड है, वो भी पूरी तरह जो है वो ख़त्म होने लगेगा, वो डूबने लगेगा। और जो भी बड़ा सा लैंड है वो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर वो चला जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनका तो पूरा घर ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि 10 मतलब कि 10 गुना जो है वो ज़्यादा इस बार आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। जो भी वहाँ लोग रहते हैं, मुंबई जैसा जो शहर है वहाँ ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ जो है क्या, जैसे छोटा छोटा आइलैंड हो जाता है वो डूब जाएगा, जैसे मुंबई भी एक छोटा ही आइलैंड है, तो उसका भी डूबने का जो है वो चांसेस बढ़ जाता है अगर आइस मेल्ट होता है। तो हम लोग आइस मेल्ट का अगर डेटा देखें तो पहले जो था 6 मिलियन टन आइस जो था वो मेल्ट हुआ है, लेकिन रिसेंटली जो है वो 6 मिलियन से 8 मिलियन जो है आइस मेल्ट हो गया रिसेंटली, ऐसा बताया जा रहा है। अब रिसेंटली जो है वो क्या है, इतना पानी मेल्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ज़्यादा पानी जो है वो अवेलेबल है, ज़्यादा पानी जो है वो होल्ड करता है। तो ज़्यादा पानी होल्ड करता है इसका मतलब कि वहाँ पे पूरा पानी पानी है और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस चीज़ में कौन कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। एक है ग्रीनलैंड आइस शीट जो कि मेल्ट हो रहा है, अलार्मिंग रेट है एक तरीके से, इसका जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है ये मेल्ट हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके बारे में हमें पता हो। क्या है, ग्रीनलैंड जो आइस शीट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेकेंड लार्जेस्ट है ये, क्योंकि मतलब सेकेंडली सबसे ज़्यादा पानी जो है ये अपने पास रखता है अंटार्कटिका के बाद। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद ये सेकेंड है जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी जो है वो है अभी में। तो देयरफॉर जो है ये क्रूशियल है कि इसको मेंटेन किया जा सके, सी लेवल को मेंटेन किया जा सके। अगर आइस इसी तरीके से मेल्ट होते रहेगा तो ये बहुत बड़ा कॉज हो जाएगा ये सी लेवल राइज होने का। 2019 में भी जो है वो ये जो था बहुत ज़्यादा सी लेवल जो था वो राइज हुआ था, अबाउट 1.5 मीटर जो है वो सी का लेवल राइज हुआ था। अगर सीट कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो सी लेवल जो है वो 7 मीटर तक बढ़ जाएगा, और जिसके कारण जो है ये आइलैंड कंट्री जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम लोगों को पता चला अंटार्कटिका जो है पहले पे आता है, जो पानी सबसे ज़्यादा होल्ड करता है। उसके बाद ग्रीन आइस शीट आता है जो कि सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करता है, सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है पानी होल्ड करने के मामले में। अब इससे क्या होगा, समुद्र जो है वो बढ़ जाएगा, सब जगह समुद्र हो जाएगा, और जितना छोटा छोटा आइसलैंड है वो सारा डूब जाएगा। और हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मुंबई हो गया, मुंबई एक आइसलैंड पे बना हुआ है, तो वो भी जो है वो डूबने का उसका भी चांसेस है बहुत ज़्यादा। अब उसका डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो साइंटिस्ट जो है वो बताते हैं कि इसका जो है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंडिया पे पड़ेगा, इंडिया के मानसून्स पे पड़ेगा। ठीक है, ये जो है वो लिंक है बिटवीन हम इंडिया और जो वेदर है उसके बीच का ये एक लिंक है। ठीक है, कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर सकती है वेदर के रिगार्डिंग। हेवी जो है वो रेनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है, फूड का सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल सकता है। वैसे एरिया में जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होने वाला है, जहाँ पर जो है वो आइलैंड पूरी तरह ख़त्म हो अगर जाता है तो बहुत सारा जो है वो फूड सिक्योरिटी ये सब चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगा। सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। 2021 का रिपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो सी लेवल है वो जो है वो बढ़ गया है, और सी लेवल अगर धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते रहा और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा कि जो है वहाँ पर का जितना भी छोटा छोटा आइलैंड है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। वो सब जो है वो बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े समुद्र हैं उससे मिल जाएगा, और जो भी वहाँ लोग रहते हैं वो लोग के जान को खतरा है और वो लोग की लिविंग
पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है इस प्रॉब्लम को टैकल कर दिया जा सके। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो डिक्रीज़ करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज़ करने के लिए जो भी पॉल्यूशन वगैरह है उसको कम करना होगा। जितना भी पेड़ पौधा को लोग ज़्यादा काट रहे हैं उसको रोकना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, और जितना भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला एक्टिविटीज़ किया जा रहा है ह्यूमन के द्वारा उसको रोकना होगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको किसी भी तरह कम किया जा सके। जितना भी आइस का जो मेल्ट हो रहा है पोलर रीजन्स में, स्पेशली आर्कटिक में, वो एक प्राइमरी रीजन है इस सी लेवल के बढ़ने का, तो उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये सब हम लोग को स्टेप्स उठाने होंगे ताकि जो है जो भी लोग इस आइसलैंड पे रह रहे हैं वो लोगों को बेघर ना होना पड़े और वो लोग जो है वो अच्छे से वहाँ पे रह सकें। ठीक है, तो हाँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को आर्कटिक वार्मिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, मतलब कि ये जो था सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो जो भी इसमें डिटेल्स में दिया हुआ था वो सारा अच्छे तरीके से हो गया। तो मुझे आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।